हेलो एंड वेलकम। आज हम अपने नए सेशन की बात करेंगे। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था स्लेव रेदर देन सन, ओके, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि जो एक स्लेव है उसमें अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं रेदर देन कि उनके अपने सन पे। तो इस बात को हम क्लियर कर चुके हैं एंड देन इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इक्ता और इक्तादार, मतलब जो उनका टैक्स सिस्टम था वो कैसे चलता था। तो स्वागत करती हूँ आप सभी का एसएसटी फंडा के यूट्यूब चैनल पे। मैं नेहा सिंह। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टैक्स को, जो कि दिल्ली सल्तनत चैप्टर 3 क्लास 7 का टॉपिक है। सो आगे बढ़ते हैं अपने इसी टॉपिक के साथ। लाइक द अर्लियर सुल्तान्स, अगर हम बात करें शुरुआती सुल्तान्स की दिल्ली सल्तनत के, द खिलजीज एंड तुगलक्स, तो स्पेशली हम इस टॉपिक में बात करेंगे खिलजीज और तुगलक्स के बारे में। ओके, The Khiljis and Tughlaqs monarchs appointed military commanders as governors of territory of varying sizes. Actually जो तुगलक्स थे या खिलजीज थे, इन्होंने क्या किया कि डिफरेंट जो मिलिट्री कमांडर्स थे उनको गवर्नर बना दिया अपने अलग अलग टेरिटरी का। मतलब टेरिटरी इन द सेंस कि जो उनका एरिया था, क्षेत्र था, उसको अलग, हर जगह तो वो सुल्तान खुद नहीं रह सकता, तो उसने अपने ट्रस्टेड स्लेव्स को या ट्रस्टेड गवर्नर्स को उन डिफरेंट टेरिटरीज का में गवर्नर अपॉइंट कर दिया। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता, और इन्हीं टेरिटरीज को इक्ता कहा जाता था। एंड देयर होल्डर्स वर कॉल्ड एज इक्तादार और मुक्ति, और उनको होल्ड करने वाले लोगों को इक्तादार या फिर मुक्ति कहा जाता था। आप सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करिए। जैसे आज हमारा जो देश है उसको हमने स्टेट वाइज डिवाइड किया है, ठीक है, तो हम हर स्टेट को स्टेट के नाम से जानते हैं, क्लियर, और हिंदी में हम उसे क्या बोलेंगे, राज्य। तो स्टेट या राज्य, ऐसे ही तुगलक या खिलजीज ने दिल्ली सल्तनत के टाइम पे क्या कहा था, उसको इक्ता कहा था। ओके, तो इक्ता, और जो उसको संभाल रहा है, जो उसकी देखरेख कर रहा है, जो वहाँ का गवर्नर है, आज हम राज्य के गवर्नर को क्या बोलते हैं, राज्यपाल, ठीक है, राज्य और उसका राज्यपाल। ऐसे ही उस टाइम पे बोला जाता था इक्ता उस स्टेट को, उस टेरिटरी को, और इक्तादार या मुक्ति जो उसको संभाल रहा है, जो वहाँ का गवर्नर है। ओके, नेक्स्ट, द ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वॉज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज, और ये काम होता था मुक्तीज का या इक्तादार का। ये मुक्तीज या इक्तादार सिमिलर, एक ही इंसान को, एक ही गवर्नर को कहा गया है। ओके, इनका काम होता था मिलिट्री कैंपेन्स को हैंडल करना, और दूसरा काम था लॉ एंड ऑर्डर को, जो उनका क्षेत्र है, जो उनकी टेरिटरी है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज द मुक्तीज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट्स एज सैलरी, और इसके बिहाफ पे जो वो मिलिट्री सर्विसेज देते थे या जो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे, उसके बिहाफ पे वो क्या करते थे, पीजेंट से टैक्सेस लेते थे, उनसे टैक्सेस वसूल करते थे, कलेक्ट करते थे। दे ऑल्सो पेड देयर शोल्डर्स फ्रॉम दीज रेवेन्यूज, और वो पे करते थे जो सिपाही थे उनको भी उसी रेवेन्यू में से, मतलब कलेक्ट करते थे। और उसके बाद सैलरी के बेसिस पे, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे ना, इन्होंने सैलरी सिस्टम फर्स्ट टाइम इंडिया में स्टार्ट किया था। लाइक हम तुम्हें इतने 30 दिन का महीना होता है, तो हम तुम्हें इतने दिन की इतनी पगार देंगे, या फिर एक दिन की इतनी पगार देंगे। इस तरीके से सैलरी वाइज बेस्ड स्लेव उन्होंने रखने, या सोल्जर्स या गवर्नर उन्होंने रखने शुरू किए थे। तो वही बात आपको यहाँ बताई जा रही है कि वो उस रेवेन्यू में से अपने शोल्जर्स को भी पे करते थे। क्लियर? कंट्रोल ओवर मुक्तीज वॉज नॉट मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिसेज वॉज नॉट इनहेरिटेबल। बहुत ज़्यादा जो मुक्तीज थे, जो इक्तादार थे, उनके ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल था, और ये कंट्रोल सिर्फ इसलिए था क्योंकि ये जो पोस्ट होती थी ये इनहेरिटेबल नहीं होती थी, ये वंशानुगत नहीं होती थी। मतलब जो कैपेबल है उसको बनाते थे, और जो नहीं है उसको वहाँ से हटा देते थे। ठीक है, जैसे हमने अपने तुगलक के अभी लास्ट जो पैरास पढ़े थे उसमें पढ़ा था कि उन्होंने एक नाई को भी अपना पॉलिटिकल एडवाइज़र बना लिया था, उन्होंने एक माली को भी बना लिया था। तो इससे क्या होता था, लोगों में बहुत
क्यूरियोसिटी आती थी कि यार ये जो हमारा सुल्तान है, इनके लिए अगर हम काम करेंगे तो ये हमें हायर पोस्ट दे सकते हैं, ठीक है, हमारा यहाँ से प्रमोशन हो सकता है। तो इस तरीके से ये कंट्रोल बहुत अच्छा होता था, लोगों में बहुत जागरूकता आती थी अपने सुल्तान के प्रति, बहुत ज़्यादा वो वफादार हो जाते थे कि हमें अपने सरदार के लिए या सुल्तान के लिए काम करना है। क्लियर। नेक्स्ट, इफ़ दे वर असाइन इक्ताज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड, वो थोड़े थोड़े समय के लिए ही उनको वहाँ पे शिफ्ट करते थे और फिर उनके इक्ताज को चेंज करते थे। जैसे आप कह सकते हो कि गवर्नर्स का ट्रांसफ़र कर देते थे, ठीक है, आज उनको एक राज्य में एक स्टेट एक इक्ता में रखा गया है और कुछ टाइम बाद वहाँ से उनको चेंज कर दिया गया था जाता है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ता था कि जो इक्तादार है वहाँ का, वो वहाँ पर चोरी नहीं कर सकता, वहाँ पर उनको कितना रेवेन्यू का कलेक्शन आ रहा है और कितना वो सैलरी पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें बहुत अच्छे से मेंटेन रखनी पड़ती थी, आप कह सकते हो, क्योंकि जब दूसरा इक्तादार आता था ना तो वो पिछले वाले का जरूर चेक करता था कि कहीं उसने कुछ करा हो और स्पैम किया हो और वो मेरे ऊपर आ जाए। तो इस वजह से ये एक बहुत अच्छे से ये मेंटेन किया गया था रेवेन्यू कलेक्शन का और उसके बाद उसको कैसे खर्च करना है उसका। Then these harsh conditions of services were rigorously imposed during the reign of अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक, और ये बहुत कठोरता से इन नियमों का पालन किया जाता था। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट टू चेक द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तीज़, और जो मुक्तीज़ कलेक्ट करके रेवेन्यू लाते थे उनके लिए अकाउंटेंट भी रखे जाते थे कि कितना खर्च किया जा रहा है और कितना रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, और ये सारी खबर सुल्तान तक वो अकाउंटेंट पहुंचाता था। प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स, और टैक्सेस के अकॉर्डिंग ही कि कौन सा राज्य, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती जो मुक्ति है वो क्या करे, ज़बरदस्ती लोगों को सोल्जर बना के अपने सिपाही बना के रख रहा है, नहीं, जिस राज्य में जितनी ज़रूरत है एक मुक्ति को या इक्तादार को उतने ही सिपाही रखने की परमिशन होती थी, उससे ज़्यादा वो सिपाहियों को नहीं रख सकता था। As the Delhi Sultan brought the hinterland of the cities under their control, एक बार hinterland को समझ लेते हैं। हम लोगों ने गैरिसन पढ़ा था, क्लियर। तो गैरिसन क्या होता था, एक चार दीवारी से घिरी हुई जगह होती थी जहां सुल्तान और उसकी प्रजा रहती थी, ठीक है, और हिंटरलैंड उसके आसपास का एरिया होता था जहां आप कह सकते हो उस टाइम पे जो फॉरेस्ट एरिया था, जो छोटी मोटी ट्राइब्स अपने में रहते थे, उनको वो हिंटरलैंड कह रहे हैं, क्लियर। तो दिल्ली सुल्तान आसपास के हिंटरलैंड पे भी कंट्रोल करना चाहते थे। दे फोर्स द लैंडेड चीफ्टेंस, वो चाहते थे उनके जो चीफ्टेंस हैं, जो उस कबीले के जो चीफ्टेंस हैं, मुखिया हैं, उन पे कंट्रोल करना। द सामंत एरिस्टोक्रेट्स एंड द रिच लैंडलॉर्ड टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी, वो चाहते थे कि वहाँ के सामंत जो हैं, जो कुलीन, जो पहले से वहाँ के रिच लोग हैं, वो उनको उनकी बात, उनकी अथॉरिटी को मान लें। अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द assessment and collection of land revenue under its own control। अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि जितने भी लैंड रेवेन्यूज़ हैं वो उसके कंट्रोल में आ जाएं, ठीक है। द राइट्स ऑफ द लोकल चीफ्टेंस टू लेवी टैक्सेस वर्क्स कैंसल्ड एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। उसने क्या किया, वहाँ के जो कबीले के लोग होते थे, जो मुखिया होता था, वो क्या करता था, पहले छोटे मोटे जो उनके गांव हैं या लोग हैं उनसे कलेक्शन करता था, बट जब खिलजी का टाइम आया तो उसने उन सबको टैक्स लेने से मना कर दिया, बोला कि टैक्स सिर्फ सुल्तान ले सकते हैं और कोई नहीं। इवन जो चीफ्टेंस हैं, जो मुखिया हैं, वो भी हमें टैक्स देंगे, किसको देंगे, सुल्तान को, क्लियर। तो इस तरीके की चीज़ें उसने क्लियर कर रखी थी। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स, और सुल्तान ने क्या कहा था, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो उसके लोग थे, है ना, वो बहुत अच्छे से नाप जोक करते थे कि इनके पास कितनी लैंड है, इनका कितना टैक्स बनता है। तो इस तरीके से वो सारे रिकॉर्ड आज भी, आज के टाइम पे जो पटवारी होते हैं वो इस तरीके के रिकॉर्ड रखते हैं, है ना। तो इस तरीके से, या जिनको हम लैंड ऑफिसर्स कहते हैं, तो ये जो स्टार्टिंग की थी ये खिलजीज़ के टाइम पे ऑलरेडी हो चुकी थी कि जो लोग हैं उनके पास कितनी ज़मीन है और उसके अकॉर्डिंग वो कितना टैक्स देंगे, ये उनको बताया जाता था। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, उस टाइम 3 तरीके के टैक्स लगते थे। और फर्स्ट इज ऑन कल्टिवेशन कॉल्ड खर्च एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पीजेंट प्रोड्यूस। पहला जो टैक्स होता था उसको खर्च बोलते थे, जो
कि कल्टीवेशन, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उनके खेतों में, उस पे लगता था 50% उनको देना होता था। लाइक अगर 100 टन का जो हमारा गेहूं हुआ है किसी का, तो वो उसका 50% मतलब 50 टन गेहूं वो या उसका प्राइस सुल्तान को टैक्स के रूप में दे देगा। सेकंड टैक्स लगता था ऑन कैटल, जो उनके पास गाय घोड़े बकरियां वो रहते थे उनके ऊपर टैक्स लगता था। और लास्ट जो थर्ड टैक्स था वो था हाउस टैक्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट रिमेन्ड आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम तब की बात कर रहे हैं जब गैरिसन टाउन और हिंटरलैंड की बात हो रही है, तो बहुत बड़ा पार्ट होता था जो कि दिल्ली सुल्तान्स के कंट्रोल में नहीं होता था। क्लियर? इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्टेंट प्रोविजंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली। और ये बहुत मुश्किल होता था दिल्ली सल्तनत के लिए या दिल्ली सुल्तान्स के लिए, अगर मान लीजिए वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनको बंगाल की टेरिटरी को कैप्चर करना है या उसकी देखरेख करनी है, तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि वो डिस्टेंस बनता था और डिस्टेंस होने की वजह से बीच में बहुत सारे फॉरेस्ट पड़ते थे, बहुत सी ऐसी जगह होती थी जहाँ की उनका कम्युनिकेशन टूट सकता था या जो लोकल लोग हैं उनकी अथॉरिटीज़ चलती थी। आफ्टर एनेक्सिंग साउदर्न इंडिया, जब उन्होंने साउदर्न इंडिया को कंट्रोल कर लिया, द एंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट, तो लगभग जो पूरा राज्य है वो स्वतंत्र हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। Even the Gangetic Plain, there were forested areas that Sultanate forces could not पेनेट्रेट। इवन कुछ एरिया जो गैंगेटिक प्लेन का है, जो गंगा जहाँ से हमारी बहती हैं उनको पूरा गैंगेटिक प्लेन कहते हैं, ठीक है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और जहाँ पे फॉल डाउन हो रही है हमारी सुंदरबन, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में उस पूरे एरिया को गैंगेटिक प्लेन कहते हैं। तो वहाँ भी बीच में फॉरेस्ट पड़ते थे कई एरिया में, और वहाँ भी जो सुल्तान की जो सेना है वो वहाँ पे अपना काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो कुछ समझते ही नहीं थे। सुल्तान के पास एक इतनी बड़ी सेना नहीं होती थी कि वो पूरे एरिया को कैप्चर कर सके, ठीक है। लोकल चीफटेंस एस्टैब्लिश देयर रूल इन दीज रीजन्स, वहाँ पे छोटे मोटे जो लोकल चीफटेंस थे, जिनको आप कबीला कह सकते हैं या आदिवासी या ट्राइब कह सकते हैं, तो वहाँ के मुखिया वो अपने रीजन को चलाते थे। Sometimes ruler like Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas but only for a short duration. ऐसा कई बार कहीं कहा गया है कि कुछ एरियाज में अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक ने कैप्चर भी किया, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए, स्मॉल ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही वो वहाँ पे कैप्चर कर पाए, और वापस से लोकल जो वहाँ के राजा थे, चीफटेंस थे, मुखिया, उन्होंने वापस से वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। इसके लिए बहुत अच्छा सा एक बताया है इब्न बतूता चीफटेंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन के बारे में। इब्न बतूता 14th सेंचुरी ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका एक्सप्लेन दैट चीफटेंस समटाइम्स, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो चीफटेंस होते थे वो कैसे अपने रीजन को कंट्रोल रखते थे। Fortified themselves in mountain, rocky, uneven and rugged places as well as in a bamboo groves. वो क्या करते थे, रॉकी माउंटेन्स में रहते थे और ऐसे एरियाज में रहते थे जहाँ बम्बू की झाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हों। इन इंडिया द बम्बू इज़ नॉट हॉलो, इट इज़ बिग। जो इंडियन जो बैम्बू होते हैं वो कैसे होते हैं, खाली नहीं होते अंदर से, ठीक है, और काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इट सेवरल पार्ट्स आर सो इंटरट्वाइंड दैट इवन फायर कैन नॉट अफेक्ट देम। और ऐसा होता है जो इंडियन जो बैम्बू होते हैं वो ऐसे होते हैं कि इनको आग से भी कोई, फायर से भी कोई नुकसान नहीं होता है। ये इंटरट्वाइंड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। एंड दे आर नॉट द होल वेरी strong. The chieftains live in these forests which सर्व देम एज रैम्पार्ट्स। वो उन बैम्बूज को यूज़ करते थे रैम्पार्ट्स की तरह, मतलब अपना किला घेराबंदी करते हैं ना चारों तरफ से, वो उन बैम्बूज को कुछ ऐसे यूज़ करते थे। इनसाइड विच आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स, और उसके अंदर वो अपने कैटल्स और क्रॉप्स, अनाज को भी रखते थे। देयर इज़ ऑल्सो वाटर फॉर देम विद इन, वो अपने साथ वहाँ पे पानी, पीने का पानी भी रखते थे। इट वॉज द रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर, वो वहाँ पे अपने साथ पीने का पानी रखते थे जो कि बारिश का पानी होता था
जिसको वो कलेक्ट करके रखते थे। Hence they cannot be subdued except by the powerful armies who entering these forests cut down the bamboos with specified prepared instruments। और ऐसा पॉसिबल ही नहीं था अगर कोई छोटी मोटी सेना है तो वो उनमें अंदर चली जाए। ये सिर्फ उनके बस की बात होती थी जिनके पास आर्मीज बहुत बड़ी हैं और जिनके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उन बैम्बूज फॉरेस्ट को काट सकें। क्लियर? तो ये इब्न बतूता ने लिखा हुआ था इनके बारे में, चीफटेंस के बारे में। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इक्तादारी, चीफटेंस, ओके, एंड डिस्टेंस, कैसे वो कंट्रोल करते थे अपने डिस्टेंस प्रोविजंस को। अब लास्ट 2 और 3 पार्ट्स और रह गए हमारे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम कंपेयर करेंगे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के कि उन्होंने कैसे अपने रीजन को हैंडल किया हुआ था। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। बाय।